नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्टडी लिंक में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करें स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें अवगत जरूर करें, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या करना है? काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी आपको ये बताना है सबसे पहली कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। तो नमक सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो अगर नमक सत्याग्रह देखेंगे तो ये कब हुआ था? 1930 में, यानी 12 मार्च ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से कब तक चला? 6 अप्रैल 1930 तक। कब तक चला? 6 अप्रैल 1930 तक। और एक कितने दिनों तक चला था? 24 दिन तक चला। जो नमक सत्याग्रह था ये कितने दिनों तक चला? 24 दिन तक, जिसको हम बोलते हैं दांडी मार्च। समझ गए होंगे, दांडी मार्च। ये कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों तक। और एक कब चला था, मतलब शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, और चला था कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक। और कहाँ से कहाँ? साबरमती से लेकर दांडी तक। साबरमती से लेकर दांडी तक। और जो डिस्टेंस था दोनों के बीच कितना था? अगर मील में पूछेगा तो 240 मील या 241 मील भी देता है, और किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर या 386 किलोमीटर, इतना देगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और संबंधित कौन थे? महात्मा गांधी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन ये शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, और चला था कब तक? यानी 1922 तक। यानी 1920 से 1922 तक चला। वापस क्यों लिया गया? ये प्रश्न पूछता है। वापस कब लिया गया? 1922 में। क्यों लिया गया? ये प्रश्न पूछेगा। 5 फरवरी 1922 को कौन सा कांड होता है? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब होता? 5 फरवरी 1922 को, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और ये चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम था। तो इसको अब काल अनुक्रमिक रूप में इसको सजाना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना आएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को हुआ, तो ये सबसे पहला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद कौन सा घटना आएगा? असहयोग आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ, तो उसके बाद 19, फिर 20। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आप देखिएगा 30, उसके बाद 42। यानी पहले आएगा 2, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, और उसके बाद 1, उसके बाद 3। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हम आपको डेट बता दिए, आप इसको काल अनुक्रमिक रूप में सजा लीजिएगा। मतलब आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो सबसे पहले इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बुक है उसको नोट कर लीजिए। देखिए, मिताक्षरा किसके द्वारा? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया मिताक्षरा।
अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, कालिदास। और एक देगा मेघदूत। मेघदूत, इसको भी नोट करिए, मेघदूत। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट किताब उसको यहाँ नोट किया गया। ये नहीं कि आपको कुछ भी हम उठा कर नोट कर दिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, उसी को यहाँ नोट किया गया। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र वात्सायन, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित आप हर्ष नहीं करिएगा इसको, इसलिए नोट कर लीजिएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट। अमरकोश अमरसिंह। मिलिंद फानो नागसेन। बृहत संहिता बराहमिहिर के द्वारा। सभी पूछा गया। उत्तर रामचरित्रम भवभूति के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हन के द्वारा लिखा गया। और इसमें क्या बताया गया है? जम्मू कश्मीर का इतिहास बताया गया। यानी आपको अगर जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़ना है तो आप राजतरंगिणी को खरीद लीजिए। और एक किसके द्वारा लिखा गया? कल्हन के द्वारा। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया। काव्य दर्शन दंडी के द्वारा। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। स्वप्न वासवदत्ता भास के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। भगवत गीता और महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। नाट्यशास्त्र भरत के द्वारा लिखा गया। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। और रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। रामचरित्र मानस और रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा। हितोपदेश, हितोपदेश किसके द्वारा लिखा गया? नारायण भट्ट के द्वारा। गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा लिखा गया। और इसको क्या बोलते हैं? ज्योतिष ग्रंथ। क्या बोलते हैं? ज्योतिष ग्रंथ। किसको बोलते हैं? गार्गी संहिता को। और एक किसके द्वारा लिखा है? कात्यायन। कृति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब प्रश्न पे चलते। प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया साहित्य कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो रत्नावली किसकी कृति है? हर्षवर्धन। किसकी कृति है? हर्षवर्धन। ये शायद आपको नोट में नहीं मिलेगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। रत्नावली किसकी कृति है? हर्षवर्धन। चाणक्य के द्वारा कौन सा लिखा गया था? अर्थशास्त्र। ये भी लगता है कि नहीं इस नोट में, तो इसको नोट कर लीजिएगा, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में क्या बताया गया था? इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताया गया था। इसमें क्या बताया गया था? राजनीति के बारे में बताया गया था, जो अर्थशास्त्र था। चाणक्य किनका गुरु थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका अन्य नाम क्या? चाणक्य के कौटिल्य विष्णुगुप्त। नोट कर लीजिए, कौटिल्य, कौटिल्य विष्णुगुप्त। अन्य नाम पूछता कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त किनका अन्य नाम है? तो चाणक्य। शूद्रक अभी आपको तुरंत बताया। कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत। नेक्स्ट है, देखिए हम अभी आपको तुरंत बताया कालिदास और क्षुद्रक मृच्छकटिकम। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। अभी आपको तुरंत नोट में बताए, यहां आप देखिए महर्षि वेदव्यास। महाभारत महर्षि वेदव्यास, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया? रामायण लिखा गया। रामायण। रामायण। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है? यानी RBI। ये RBI के बारे में पूछ रहा है। तो RBI जो एक्ट था कब का था? एक्ट 1934। RBI एक्ट पूछेगा 1934। स्थापना कब हुआ? स्थापना पूछेगा 1 अप्रैल। स्थापना पूछेगा 1 अप्रैल 1935। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और मुख्यालय कहाँ स्थित है RBI का? मुंबई में।
और कार्यालय भी कहाँ स्थित रहेगा, मुंबई में ही रहेगा। नोएडा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में DRDO का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, और इसका स्थापना कब हुआ था, 1958। और नीति आयोग का भी मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में ही स्थित है। नीति आयोग नीति आयोग नीति आयोग नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन है। तुगलक का लेखक कौन है, गिरीश कर्नाड। इसको याद रखना पड़ेगा, फैक्ट प्रश्न है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया, इसको नोट करिए, एक होता है अमोनियम और एक होता है अमोनिया। तो लिखिएगा अगर अमोनियम और एक क्या होता है, अमोनिया। तो अगर इसका सूत्र देखिएगा तो NH4 होता है। क्या होता है, NH4। और अमोनिया का जब आप सूत्र लिखिएगा तो NH क्या होता है, 3 होता है। ऐसे भी अगर आप अमोनिया लिखिएगा तो अमोनिया छोटा लिखाएगा यानी 4 अक्षर से लिखाएगा, और अमोनियम लिखिएगा तो 5 अक्षर से लिखाएगा, यानी बड़ा वाला को बड़ा के साथ और छोटा वाला को छोटा के साथ। अब पूछा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात, ये जो यहाँ प्रश्न बोलेगा तो इस पर ध्यान दीजिएगा, पहले नाइट्रोजन बोल रहा है या पहले हाइड्रोजन बोल रहा है। तो पहले बोला गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात करें, तो नाइट्रोजन सबसे पहले बोला, तो यानी किसका, अमोनिया का निकालना था। नाइट्रोजन आपको मालूम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात करें, द्रव्यमान ज्ञात करना। तो नाइट्रोजन होता है N714, यहाँ क्या होता है, परमाणु संख्या, यहाँ होता है द्रव्यमान संख्या। और हाइड्रोजन क्या होता है, H1, यानी इसका परमाणु संख्या भी 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो अब अनुपात निकालना है, तो आप यहाँ सूत्र देखिए, यहाँ रखिएगा तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या 14 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 है, लेकिन यहाँ 3 क्या गुना है। तो जब 3 गुना है तो इसको आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन में भी गुना रहता 2 तो 2 से गुना करते, 3 मतलब जितना गुना है उतना आपको गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना करेगा इसको तो 14 अनुपात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 14 अनुपात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया, 5। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता, यानी उसमें ये पता नहीं किया जा सकता, जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। देवदार में किया जाता है, परनाग और मरसले में किया जाता है, लेकिन जो कारा है आप देख सकते हैं यहाँ, इसमें बताइए आप कर सकते, तना, पत्तियों और जड़ में विभेदित नहीं कर सकते। आप कभी गए होंगे नदी में या नदी किनारे तो आप ये देखे होंगे, शायद आप इसको काय बोलते होंगे, लेकिन एक क्या है, कारा, इसी को बोलते हैं। तो आप समझ रहे होंगे फिगर देखकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343 को 1। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा 14 सितंबर। 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, इसको भी नोट कर लीजिए, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और अनुच्छेद 29 यह किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग से।
अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। अनुच्छेद 29 में यह बताता है, अनुच्छेद अगर पूछेगा आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक से। अल्पसंख्यक से। अल्पसंख्यक को क्या करता है? संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हो, क्या मतलब इसमें क्या अल्पसंख्यक वर्ग को मतलब संरक्षण दिया जाए, इसके बारे में इसमें बताया गया। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित अनुच्छेद 29 और 30 में क्या बताया गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है कहीं भी, यानी संस्थान जिस तरह से हम लोग कोचिंग खोलते हैं उसी तरह से उनको कोचिंग खोलने के लिए मतलब देता है क्या? आज़ादी। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग को कहीं भी संस्थान या कोचिंग मतलब खोलने के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न पूछता है अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है अनुच्छेद 29 और 30 भी संबंधित है। 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में क्या बताया गया? मतलब संस्थान खोलने के मतलब इसमें खोलने के लिए बताया गया। इसमें मतलब देता है एक तरह स्वतंत्र, मतलब अधिकार, स्वतंत्र नहीं कर सकता, अधिकार देता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चंपारण आंदोलन। और एक कब हुआ? 1917 में हुआ। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और इस किससे संबंधित? 3/20 यानी 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा से संबंधित है। इसका कहने का मतलब है 20 कट्ठा पे, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे खेती करना किसका अनिवार्य था? नील का खेती। यानी 20 कट्ठा में से आपको 3 कट्ठा पे नील का खेती करना अनिवार्य रूप से कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसी को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी को किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ले। बुलाकर कौन लाया था? राजकुमार शुक्ले। ये भी पूछेगा, राजकुमार शुक्ले। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एकमात्र विरोध किसने किया? एनजी रंगा। एनजी रंगा, एनजी लिखेगा, जे नहीं, एनजी रंगा। एनजी रंगा विरोध किया। इसको भी नोट कर लीजिएगा। खेड़ा आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1919 20 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। चला कब तक? 1922 तक। वापस क्यों लिया गया? 5 फरवरी 1922 को। कौन सा कांड होता है? चौरी चौरा कांड। चौरी कांड, जिसके कारण से क्या लिया गया? वापस क्यों लिया गया? तो 5 फरवरी 1922 को कौन सा कांड होता है? चौरी चौरा कांड, यानी घटना होता है जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? 3 दिन से हम आपको लगातार बता रहे हैं। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? प्रथम पूछेगा 1872। किसके काल में? मेयो के कार्यकाल में। किसके काल में? मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना पूछेगा, यानी 1881, जो 10 वर्ष पे होता है। 1881 में किसके समय? रिपन के समय। किसके समय? रिपन के समय शुरू हुआ नियमित जनगणना 1881 में, जो 10 वर्ष पे होता है। 1911 मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली दरबार 1951 से 56 क्या चला? 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 1912 में कोलकाता से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया गया? दिल्ली। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जनरेशन 1940 से 1956। फर्स्ट पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब,
क्या था? वैक्यूम ट्यूब। और सेकेंड अगर देखिएगा 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर। तीसरा देखिएगा 1964 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसको नोट कर लीजिएगा, पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और चौथा माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक बार फिर से देखिए, पहला पूछेगा वैक्यूम ट्यूब, दूसरा पूछेगा ट्रांजिस्टर, तीसरा पूछेगा इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा पूछेगा माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवा पूछेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी चल रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पे आधारित थी? पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? यानी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर। तो नेक्स्ट पे देखिए आप, और माइक्रो ट्रांजिस्टर पे सेकेंड वाला, ये जो यहां दे रहा है ट्रांजिस्टर, ये सेकेंड हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर थर्ड हो जाएगा। देखिए चौथा माइक्रो प्रोसेसर क्या चौथा है। तो हम इसको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो याद करने में आसान हो जाए। हम इसको सोच रहे हैं, तो एक ऐसा तरीका बताएं जिससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जब इसका तरीका निकल जाएगा याद करने का, तो हम उसको बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं तवरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? फिर से पढ़े प्रश्न को। इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं तवरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो किनको माना जाता है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। एक कहाँ स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र? ट्रॉम्बे, मुंबई में स्थित है। इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रॉम्बे कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मुंबई कह रहे महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र। राजमनार सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये कहाँ स्थित है? इंदौर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। और एक क्या है? वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन, ये कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ स्थित है। और राजमन्नार सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत किस वर्ष संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था? 2017। कितने देश शामिल हुआ? 2। एक है इंडिया और एक कौन है? पाकिस्तान। दोनों कब शामिल हुआ? 2017 में। किसमें? जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SCO, और इसका फुल फॉर्म सीधा पूछेगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? संघाई में, संघाई चीन। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? संघाई चीन में। संघाई और स्थित कहाँ? चीन। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका स्थापना कब हुआ? स्थापना पूछेगा 2001 में। तो इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2017 में। भारत कब शामिल हुए? 2017 पूछा। 2017 में कितने देश शामिल हुए? 2, इंडिया और पाकिस्तान। तो भारत पूछा 2017। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 2005 दे रहा राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। हिंदी में लिख लीजिए, सूचना का अधिकार, अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? एक कल भी प्रश्न आया था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये जो दे रहे 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली। अगर प्रश्न पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया रहेगा या राज्य, दोनों में से कोई भी के बारे में वर्णन नहीं किया रहेगा, तो क्या हमारा आंसर? दिल्ली। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाएंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का। यानी अगर केंद्र शासित प्रदेश भी पूछेगा तो दिल्ली, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली। कितना है? 11,320। और सिर्फ राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बिहार। राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो किसका राज्य में? तो बिहार का। कितना? 1106। 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और केंद्र शासित प्रदेश और दोनों मिलाकर पूछेगा तो दिल्ली होगा। इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून। इसको नोट कर लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जहां सिटी पैलेस स्थित है? उदयपुर। और ये स्थित कहां? राजस्थान में। उदयपुर कहाँ स्थित है? राजस्थान। मुंबई। मनाली, ये कहाँ स्थित है? मनाली। और HP हिमाचल प्रदेश। मैसूर कर्नाटक में स्थित है। जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। यानी इसका कहने का मतलब है कौन सी वस्तुएं, यानी कौन सी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनता है। यानी कहने का मतलब 3 प्रकार का होता है वस्तु। एक ऐसा वस्तु होता है जिससे क्या होता है? प्रकाश आर पर कर जाता है। जब प्रकाश आर पर कर जाएगा तो छाया नहीं बनेगा। जैसे जो टॉर्च आप देखे होंगे, टॉर्च में जो शीशा लगा होता है वो क्या होता है? प्रकाश हम लोग जब उसको ऑन करते हैं तो आर पर हो जाता है, तो उसमें क्या छाया बनेगा? नहीं बने। जैसे ही प्रकाश आर पर होगा तो इसका क्या, अभी आपको हम इमेज दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ इमेज है। तो जैसे ही प्रकाश अगर आर पर होगा तो क्या होगा? छाया नहीं बनेगा। 3 प्रकार के होते हैं वस्तुएं। कितने प्रकार के? 3। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी। पारदर्शी कहने का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब प्रकाश पूरी तरह से आर पर कर जाए। क्या होता है? प्रकाश पूरी तरह से आर पर कर जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और अपारदर्शी कहने का मतलब प्रकाश आर पर नहीं करेगा। और पारभासी कहने का मतलब होता है ट्रांसलूसेंट कहने का मतलब होता है प्रकाश पूरी तरह से पार ना करे, यानी प्रकाश है जो थोड़ा बहुत पार करे। जैसे आप यहाँ इमेज देख रहे होंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा पारभासी। ये क्या हो जाएगा? पारभासी। ये क्या हो जाएगा? पारभासी। पारभासी हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा, यानी देखिए यहां लिख रहा अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम, यानी सम लाइट यानी कुछ प्रकाश जिससे पार करेगा उसको बोलेंगे पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी। क्या हो जाएगा? पारभासी। नो लाइट कैन पास थ्रू देम, तो इसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। जैसे में देखिए ए वाला हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। ये क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। और ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी पारदर्शी। पारदर्शी कहने का मतलब अलाउ मोस्ट लाइट टू पास थ्रू देम लिख रहा, यानी जिससे पूरी तरह से प्रकाश पार हो जाएगा। अगर पूरी तरह से प्रकाश पार हो जाएगा तो क्या होगा? छाया नहीं बनेगा।
यानी पूरी तरह से प्रकाश पार हो जाएगा तो छाया नहीं बनेगा। और पारभासी में क्या होगा, छाया बनेगा लेकिन उतना भी क्लियर छाया नहीं बनेगा। लेकिन जो अपारदर्शी है जिसमें नो लाइट कैन पास थ्रू होगा तो क्या होगा, उसमें पूरी तरह से क्या होगा, छाया बनेगा। अगर छाया कैसे बनता है, जब छाया कब बनेगा, छाया कब बनेगा, इसका कहने का मतलब है जब प्रकाश पार नहीं करता तो उसी का क्या होता है, छाया बन जाता है। तो पूछ रहा प्रश्न है कि जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। कैसी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आया तो छाया बनेगा, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब है प्रकाश पूरी तरह से पार कर जाए, अगर ये आएगा तो छाया बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि प्रकाश तो पार कर जाएगा तो छाया कहां से बनेगा। अपारदर्शी, अपारदर्शी कहने का मतलब प्रकाश पार नहीं करेगा तो छाया बनेगा, यानी यही आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगर ये प्रकाशमान, प्रकाश माने कुछ ल्यूमिनस, यानी प्रकाश यानी प्रकाश देता उसी को बोलते हैं ल्यूमिनस। ल्यूमिनस आप बैटरी के भी नाम सुनेंगे, जो सचिन तेंदुलकर क्या करता है, उसका ब्रांड एम्बेसडर यानी प्रचार देता है। और पारदर्शी यानी ट्रांसलूसेंट, ये क्या होता है, अगर ऑप्शन बी नहीं रहता तो हम लोग डी को लगा सकते थे, बी नहीं रहता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है, असहिष्णुता क्या होती है लैक्टोज। तो आ लग गया, इसका कहने का मतलब आपको जो नहीं होता वो बताना है। तो लैक्टोज क्या करता है, तो लैक्टोज का क्या क्या काम देखिए, एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है, नहीं, एक ऐसी स्थिति जहां फ्रुक्टोज पूरी तरह से रक्त में शोषित नहीं, ये सब कुछ नहीं दे रहा, लेकिन एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। अगर यहाँ पे लैक्टोज सहिष्णुता रहता तो हम लोग मारते समर्थ होती है, लेकिन अ लग गया यानी कहने का मतलब असमर्थ नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो, यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़िए, कंप्यूटर का प्रश्न है, एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए यानी बदलना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो, यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। इसका नाम क्या है, कंपाइलर और डिबगर या डिबगिंग। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, डिबगर या डिबगिंग। डिबगिंग ये क्या होता है, तो त्रुटि को क्या करता है, खोजता है, त्रुटि को क्या करता है, पहचान करता है, त्रुटि को बताता है। असेंबलर, असेंबलर कुछ नहीं करता, असेंबली जो लैंग्वेज होता है इसको क्या करता है, यानी इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में क्या निकलता है, मशीनियरी लैंग्वेज, इसका काम है। कंट्रोलर कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर हम लोग किसको कहते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसके जो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया, यानी जो भी हम लोग आज प्रश्न को कलेक्ट किए वो सारा प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और चैनल पे नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दे, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो आप शेयर जरूर कर दे इसको। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।